बेल बजती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। घर का दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद वह मेड फिर से बेल बजाती है लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह लगातार कई बार बेल बजाती है, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ भी लगाती है और दरवाज़ा भी पीटती है लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। तो वह थोड़ा घबरा जाती है और मुंबई में रह रही मोनिका के भाई आनंद गोड़े को फ़ोन करती है और उससे सारी बात बताती है। इसके बाद मोनिका का भाई आनंद भी कई बार मोनिका के घर के नंबर पर कॉल करता है लेकिन उधर से मोनिका फ़ोन नहीं उठाती। उसके बाद आनंद घोड़े अपनी बहन मोनिका की एक पड़ोसन को फ़ोन करता है जो वही मोनिका के पास वाले अपार्टमेंट में रहती थी, क्योंकि उस महिला के पास भी मोनिका के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी थी और आनंद यह बात जानता था। इसीलिए आनंद फ़ोन करने के बाद तुरंत वह महिला डुप्लीकेट चाबी लेकर मोनिका के फ्लैट पर पहुंचती है। फिर वह उस डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही अंदर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वह देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई है और मोनिका के दोनों हाथ बेड के पीछे बंधे हुए हैं और उसके कमर के निचले भाग पर कोई भी कपड़ा नहीं है, यानी वह अर्धनंगन अवस्था में है। इसके बाद वह महिला तुरंत पुलिस को कॉल करती है। फिर थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम और गोवा पुलिस सपना राज वैली में मोनिका के अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है और जब पुलिस उसकी नब्ज टटोलती है तो पता चलता है कि मोनिका की मृत्यु हो चुकी है। इसके इसके बाद उसके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कमरे की तलाशी ली जाती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी किसी के अंदर आने के सबूत नहीं मिलते, लेकिन जो कमरे में अंडे के छिलके पड़े हुए मिलते हैं और जिसे पता चलता है कि यहाँ पर अंडे भी खाए गए थे। इन अंडों के छिलकों से पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि हत्या करने वाला कोई मोनिका का जान पहचान का ही व्यक्ति है। उसके बाद मोनिका के पर्स को चेक किया जाता है और शायद इसमें कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन पर्स में डेबिट कार्ड के बिल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस सोचती है कि सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाए ताकि कोई वीडियो फुटेज या फिर कोई और सबूत मिल जाए, लेकिन पता चलता है कि इस सोसाइटी में कोई भी सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा, यानी हर जगह पुलिस को नाकामी ही हाथ लगती है। फिर पुलिस सपना राज वैली के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी ने कोई संदिग्ध व्यक्ति मोनिका के फ्लैट में आते या जाते हुए देखा है, तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद पुलिस केस में चोरी के एंगल से भी जांच करती है, लेकिन मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई भी चीज गायब नहीं हुई थी जिससे पता चल सके कि यह हत्या चोरी की वजह से की गई हो। अब पुलिस को यही लग रहा था कि जब फ्लैट में जबरदस्ती कोई अंदर नहीं आया, तब जो व्यक्ति अंदर आया होगा, मर्डर किया होगा, वह मोनिका का खास जानकार रहा होगा। पुलिस का सबसे पहला शक मोनिका के पति भरत राम माथुर पर जाता है, जो कि तमिलनाडु के एक मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता जिससे उनका शक किया जा सके। और इधर जैसे ही मोनिका की हत्या की खबर बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मोनिका एक जाना माना नाम थी और उसे बड़े बड़े लोग जानते थे। इसीलिए जो भी इस खबर को सुनता है वह दंग रह जाता है। मोनिका जाना माना चेहरा थी, इसलिए पुलिस ने भी अपनी जांच में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। और क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और पूरे देश की मीडिया इस केस को कवर कर रही थी, चाहती थी कि आखिर वे मिस्ट्री किलर है कौन जिसने मोनिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। इतने में मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और यह पता चलता है कि मौत से पहले मोनिका के साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद पुलिस इस बात की भी जांच पड़ताल करती है कि कहीं किसी आपसी रंजिश की वजह से तो यह कत्ल नहीं हुआ हो, लेकिन मोनिका का बिहेवियर सभी के साथ बहुत अच्छा था, तो पुलिस इस एंगल को भी नकार देती है। यानी कुल मिलाकर अब तक पुलिस खाली हाथ थी। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से तफ्तीश के दौरान एक पुलिस वाले का माथा ठनका और उसके याद आया कि कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, लेकिन पूरी तलाशी में उन्हें कोई डेबिट कार्ड नहीं मिला था। इसके बाद गोवा पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल को लेकर बैंक पहुंचती है और उसके कार्ड के ट्रांजैक्शन की डिटेल निकलवाती है। ट्रांजैक्शन डिटेल से पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे के आसपास कार्ड से पूर्व में एक एटीएम में इस्तेमाल किया गया है, जो कि सपना राजवैली
गली से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद पुलिस बैंक कर्मचारियों से इस कार्ड पर नजर रखने को कहती है और फिर पर्व में उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो यहाँ से पुलिस को एक सबूत मिलता है, यानी उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वह व्यक्ति दिखाई देता है जिसने एटीएम से उस कार्ड से पैसे निकाले थे। उसकी तस्वीर एटीएम के कैमरे में कैद हो गई थी और पुलिस उस तस्वीर को लेकर एक बार फिर सपना राज वैली पहुंचती है और जैसे ही वहां रहने वाले लोगों को यह तस्वीर दिखाती है तो वह तुरंत उसको पहचान लेते हैं और सोसाइटी वाले बताते हैं कि इस लड़के का नाम राजकुमार है और यह यहाँ पर पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था और चोरी के इल्जाम में करीब 2.5 महीने पहले ही इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और यह गोवा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली बार पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा था। उसके बाद पुलिस राजकुमार की कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि 21 वर्षीय राजकुमार पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को राजकुमार के बारे में सारी जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अब उसे पकड़ा कैसे जाए। और फिर गोवा पुलिस राजकुमार को पकड़ने के लिए उस डेबिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन का इंतजार करने लगती है और उसके बाद कुछ ही वक्त बीतता है। फिर एक दिन अचानक से पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलोर के एक एटीएम कार्ड से इसका इस्तेमाल किया गया है, पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और बेंगलोर पुलिस से संपर्क करती है। इसके बाद बेंगलोर पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर उस एटीएम की फुटेज चेक करती है जहां से उसे पैसे निकाले थे। तो उस एटीएम की फुटेज में भी राजकुमार का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसके बाद बेंगलोर पुलिस राजकुमार की फोटो लेकर उस एटीएम के आसपास में बने सभी होटल और लॉज में पूछताछ करना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद जब पुलिस एक होटल के रिसेप्शन पर राजकुमार की तस्वीर दिखाती है तो वहां राजकुमार को पहचान लिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ, इस शकल का एक लड़का हमारे होटल में ठहरा हुआ है, लेकिन वह अभी किसी काम से बाहर गया हुआ है। और फिर पुलिस वहीं पर रिसेप्शन पर राजकुमार के आने का इंतजार करने लगती है और यह सभी पुलिस वाले सब सादी वर्दी में थे ताकि राजकुमार को कोई शक ना हो, जिसकी वजह से वो फिर से फरार ना हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही राजकुमार रिसेप्शन पर पहुंचता है पुलिस वाले उसे तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं, दबोच लेते हैं और इस तरह मोनिका घोड़े की हत्या के मात्र 2 दिन के बाद ही यानी 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार के बेंगलोर के एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसे उसका नाम पूछा जाता है, वह बताता है कि उसका नाम राजकुमार है। इसके बाद पुलिस गोवा पुलिस से संपर्क करती है और फिर पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को गोवा लाया जाता है और फिर राजकुमार से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही राजकुमार अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है और जब पुलिस उससे यह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो राजकुमार इस घटना की जो कहानी सुनाता है उसकी नफरत और हवस की। इस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आज समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सावधान रह सके। आइए अब आपको आगे की घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल मोनिका मुंबई के एक रिटायर्ड जज रमेश घोड़े की बेटी थी। वह पहले तो एक फोटोग्राफर थी, लेकिन बाद में उसने परफ्यूम पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही समय में वह एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। दरअसल यह घटना सन 2016 की है और 2016 में मोनिका ने गोवा की राजधानी पणजी के पास सन गोल्ड में सपना राज वैली नाम की सोसाइटी में एक 3 बेडरूम का फ्लैट किराए पर लिया था। हालांकि मोनिका की शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ आपसी झगड़ों के चलते वह करीब 1 साल से अकेली रह रही थी और वह अकेली रहकर ही अपना परफ्यूम का बिजनेस चला रही थी। वह अपने इस प्रोफेशन की वजह से सोसाइटी में बहुत मशहूर भी थी और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता था। लेकिन इस घटना से करीब 4 महीने पहले यानी जून 2016 को 29 साल की मोनिका घोड़े अपने परफ्यूम के बिजनेस को
और ज़्यादा बढ़ाने के लिए गोवा में शिफ्ट होने का फैसला करती है और 7 जून 2016 को मोनिका पणजी के पास सान गोल्ड में बनी सपना राज वैली नाम की एक सोसाइटी में फ्लैट देखने के लिए पहुंचती है। तो सोसाइटी के गेट पर मोनिका को सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिलता है और इधर उस सोसाइटी के मैनेजमेंट स्टाफ ने राजकुमार को पहले ही फोन करके बता दिया था कि एक महिला फ्लैट देखने आएगी तो तुम उसे फ्लैट दिखा देना। और जब मोनिका वहां पहुंचती है तो राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली जाती है। लेकिन इस फ्लैट को देखने और दिखाने के दौरान राजकुमार मोनिका पर अपना दिल हार बैठता है, उस पर फिदा हो जाता है। और फिर 4-5 दिन बीतने के बाद एक गाड़ी सपना राज वैली सोसाइटी के गेट पर आकर रुकती है। राजकुमार गेट खोलता है तो देखता है कि मोनिका अपने सामान के साथ वहां आई है और मोनिका राजकुमार को बताती है कि उसने जो फ्लैट उसे दिखाया था वह उसने किराए पर ले लिया है। राजकुमार यह बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है और कुछ लोगों की मदद से मोनिका का सामान उसके फ्लैट में रखवाता है। और इन बीते हुए 4-5 दिनों में ही राजकुमार लगातार मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है, यानी मोनिका का चेहरा उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छाया हुआ था। उसके बाद राजकुमार मोनिका से ज्यादा मिलने और उसे देखने का तरीका ढूंढने लगता है, लेकिन क्योंकि वह एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे मोनिका को देखने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। फिर एक दिन उसने अपने मैनेजमेंट स्टाफ से बात की और कहा कि मैं अपनी ड्यूटी के बाद सोसाइटी के कुछ लोगों की गाड़ियों की धुलाई और सफाई का काम भी करना चाहता हूँ। यहाँ का मैनेजमेंट उसकी इस बात को मान लेता है क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि इससे लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और राजकुमार को थोड़े ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। राजकुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद वह सीधा मोनिका के फ्लैट पर पहुंचता है और मोनिका से कहता है कि अब वह गाड़ी भी साफ किया करेगा। तो मोनिका भी गाड़ी की सफाई के लिए मान जाती है और उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है। अब राजकुमार मोनिका की गाड़ी भी साफ करने लगता था और गाड़ी की चाबी लेने और देने के बहाने से वह मोनिका के फ्लैट पर भी चला जाया करता था और इस बहाने से वह उसकी झलक भी देख लिया करता था। लेकिन इस गाड़ी की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार की नौकरी चली जाती है। दरअसल हुआ यह कि एक दिन मोनिका की गाड़ी में रखा हुआ एक छाता उसकी गाड़ी से अचानक गायब हो गया। मोनिका राजकुमार के इस बारे में पूछती है लेकिन वह मना कर देता है। इसके बाद मोनिका सोसाइटी के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करती है और उनसे कहती है कि अगर सोसाइटी में ऐसे ही लोगों के सामान गायब होने लगे तो सोसाइटी की बहुत बदनामी होगी। इसके बाद वह वहाँ का मैनेजमेंट इस बात को गंभीरता से लेता है और छानबीन शुरू कर देता है और फिर पता किया जाता है कि मोनिका की गाड़ी को किस किसने खोला। तो पता चलता है कि मोनिका के अलावा सिर्फ राजकुमार ही उस गाड़ी को साफ सफाई के लिए खोलता है। इसके बाद उस गार्ड के रूम की तलाशी ली जाती है, इसमें राजकुमार रहता है और मोनिका का छाता वहीं से बरामद हो जाता है। हालांकि उस सोसाइटी में पहले भी लोगों का सामान चोरी होने के बाद सामने आई थी और फिर छाता मिलने के बाद सीधा शक राजकुमार पर ही जाता है। इसके बाद 22 जून 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्जाम में नौकरी से सपना राजवैली से निकाल दिया जाता है क्योंकि राजकुमार मोनिका पर बुरी तरह से फिदा था और उसने उसे नौकरी से निकलवा दिया था। तो इस बात से राजकुमार अंदर एक अजीब सी नफरत का जहर और गुस्सा भर दिया था। उसके बाद राजकुमार वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिनों वही गोवा के पांडा इलाके में उसकी मजदूरी का काम करता है। इसी बीच वह 2 बार मोनिका से मिला और उसे चोरी के कंप्लेन को वापस लेने को कहता है, लेकिन मोनिका उसे साफ मना कर देती है और राजकुमार कुछ दिन इधर उधर मजदूरी करने के बाद गोवा को छोड़ देता है और नौकरी की तलाश में चेन्नई चला जाता है। फिर वहां से मुंबई जाता है और फिर पुणे, हर जगह वे छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालता है। लेकिन जब उसे कहीं भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वह फिर से 2 अक्टूबर 2016 को वापस गोवा पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वह अपने मन में कुछ ठान कर आया था, यानी उसके मन में अब भी वही नफरत थी। उसके बाद राजकुमार 3 अक्टूबर को 2016 को दोपहर में फिर से वापस सपना राजवैली में पहुंचता है जहां वह गार्ड की नौकरी करता था और वहीं पर मोनिका का फ्लैट भी था। राजकुमार मेन गेट से सोसाइटी के अंदर जाता है और इत्तेफाक से उसे किसी ने भी अंदर जाते हुए नहीं देखा। इसके बाद वह सीधा मोनिका के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि मोनिका की कार वहां पर नहीं खड़ी है। वह समझ जाता है कि मोनिका अभी घर पर नहीं है, लेकिन राजकुमार वहां से जाने की बजाय वहीं पर रुककर मोनिका के आने
का इंतजार करने लगता है। लेकिन उसे पकड़े जाने का भी डर था, इसलिए वह चोरी छिपे उस अपार्टमेंट की छत पर चला जाता है, क्योंकि वहां पर पहले भी काम कर चुका था तो उसे सारे रास्तों के बारे में पता था। और दूसरी बात यह थी कि छत पर जल्दी कोई आता जाता भी नहीं था, तो यानी छत अक्सर खाली ही रहती थी। अब वह छत पर रुक कर मोनिका के आने का इंतजार करने लगता है। वह बीच बीच में कई बार छत से नीचे आता था और मोनिका की कार को देखता था। इसी तरह 3 अक्टूबर का दिन भी पूरा बीत जाता है, लेकिन उसे मोनिका की कार कहीं दिखाई नहीं देती। उसके बाद अगले दिन यानी 4 अक्टूबर आ जाता है, लेकिन मोनिका की कार फिर भी वहां नहीं आई। और फिर 4 अक्टूबर भी बीत जाता है, 5 अक्टूबर आ जाता है। वह 5 अक्टूबर को सुबह से कई बार मोनिका की कार को चेक कर चुका था, लेकिन उसे कार दिखाई नहीं दी। उसे छत पर रुके हुए लगभग 2 दिन बीत गए थे और छत पर ना तो उसके पास खाना था और ना ही उसके पास पीना था। हालांकि कई बार उसके मन भी किया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वह अपने मन में कुछ सोच कर आया था। उसी सनक के चलते उसने लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय भूखे प्यासे रहकर छत पर बिता दिया। और जब 5 अक्टूबर 2016 को दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास राजकुमार एक बार फिर नीचे आया तो उसे मोनिका की गाड़ी पार्किंग में खड़ी दिखी, और उसका मतलब यह था कि मोनिका फ्लैट पर आ चुकी है। इसके बाद फिर वह छत पर वापस चला गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। इसके बाद वह शाम को 6:30 बजे के करीब नीचे आता है और मोनिका के फ्लैट की डोर बेल बजाता है। मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन है, तो वह अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइजर बताता है। इसके बाद मोनिका दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही मोनिका दरवाजा खोलती है तो राजकुमार उसे जोर से धक्का देते हुए फ्लैट के अंदर आ जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। और मोनिका सब कुछ समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अपनी जेब से वह चाकू निकालता है और मोनिका को चुप रहने के लिए कहता है कि अगर तुमने जरा भी शोर किया तो मैं तुमको चाकू से मार दूंगा। लेकिन मोनिका फिर भी जोर से चिल्लाती है तो राजकुमार जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है और उसे बाथरूम में ले जाकर फिर से मोनिका को डरा धमका कर उस पर अपना कंट्रोल करता है। इसके बाद वह चाकू की जोर पर मोनिका को बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर वह पहले उसके दोनों हाथों को पीछे बेड के साथ बांध देता है, फिर उसके दोनों पैरों को भी बेड से बांध देता है। इसके बाद राजकुमार उसे चाकू से डराकर उससे पैसे मांगता है। मोनिका बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि पर्स में जितने भी पैसे हैं वह ले ले। और उसके बाद राजकुमार पर्स को खोलकर देखता है तो पर्स में करीब 1,000 निकलते हैं। लेकिन राजकुमार के लिए 1,000 बहुत कम थे, इसलिए वह उससे और पैसे मांगता है। तो मोनिका उससे कहती है कि मेरे पास और पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरे पर्स में डेबिट कार्ड पड़ा है, तुम उसे ले लो और एटीएम से पैसे निकाल लेना। लेकिन राजकुमार को डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो मोनिका पैसे निकालने का तरीका भी बताती है। ऐसे कार्ड डालना और फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करना, फिर पिन डालना। इसके बाद मोनिका डेबिट कार्ड पिन नंबर भी बता देती है। मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मोनिका को आज भरम टूट जाता है। वो उसे छोड़कर नहीं जाता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। उसे यकीन हो जाता है कि मोनिका अब कुछ नहीं कर सकती है। वह बड़े इत्मीनान से वहां से उठता है, फ्रिज किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है, पानी निकालता है, पीता है, फिर अंडे निकालता है और वह उन्हें उबाल कर खाता है। फिर बड़े आराम से बैठकर अंडे खाने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसे पता था कि मोनिका उससे फ्लैट में अकेली रहती है, राजकुमार ने बताया। इसके बाद वो फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाता है, यानी 2 दिन से वह जो छत पर भूखा प्यासा रहा था, वह अपनी सारी भूख और प्यास मिटाता है। और इन सब कामों में रात के करीब 12 बज जाते हैं। जब उसकी भूख मिट गई तो वह फिर से वापस मोनिका के पास आता है। फिर वह मोनिका का फोन उठाता है, लेकिन उसमें लॉक स्क्रीन लगा था। फिर से चाकू की नोक पर उसका पासवर्ड पूछता है तो मोनिका डर के मारे उसे अपने फोन का पासवर्ड बता देती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल में फोन वेबसाइट खोलता है और जबरदस्ती उसे 3 अश्लील वीडियो क्लिप दिखाता है, लेकिन मोनिका बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और अब उसे लगने लगा था कि राजकुमार उसे छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद राजकुमार
मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और कमर के नीचे के सारे कपड़े उतार देता है और फिर अपनी उस हवस को पूरा करता है जो उसके दिमाग में पहले से ही थी। यानी जब उसे मोनिका को देखा था और फिर वो मोनिका के साथ बलात्कार करता है और अपनी हवस को पूरा करने में जब उसे रात के करीब 2 बज चुके थे, यानी लगभग 8 घंटे तक वह मोनिका के कमरे में था। लेकिन जब उसका मन भर गया और उसके होश आया तो वह अपनी पहली बार घबराया, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका राजकुमार को अच्छी तरह से जानती है और अगर उसने यह बात पुलिस को बताई तो वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद राजकुमार बेड पर पड़े एक तकिए को उठाकर मोनिका के मुंह को दबा देता है और जब तक दबाता रहता है जब तक कि मोनिका की मौत ना हो गई हो। वह आराम से वहां से उठा और बाथरूम में गया, यानी उसे अब भी कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी। उसे फिर उसने सेव की, नहाया। इसके बाद 6 अक्टूबर 2016 को सुबह 3:30 पर वह चोरी छिपे वहां से निकल गया। फिर सुबह के 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वह बेंगलोर पहुंच गया, जहां से उसे बेंगलोर पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन जिस तरह से हवस और नफरत की आग में जलकर उसने रैप और इस हत्या को अंजाम दिया था, उसे सुनकर वहां पर मौजूद सारे पुलिस वाले भी दंग रह गए। वह सभी पुलिस वाले कुछ समय के लिए गुमसुम बैठे रहे, लेकिन इसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार को के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है और आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 376 यानी रेप और 392 यानी राबरी की धाराएं लगाकर 6 जनवरी 2017 को राजकुमार के खिलाफ कोर्ट में 228 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। इसके बाद राजकुमार को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन केस अभी भी लोअर कोर्ट में है और इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। इस तरह एक सन की कातिल अपनी सनक में 48 घंटों से ज्यादा भूखा प्यासा छत पर छिपा रहा और फिर एक तरफा प्यार और नफरत में हैवान बने राजकुमार ने एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका घोड़े की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, वैसे तो अपराधी को सजा देने का काम अदालत का होता है और राजकुमार को भी वही सजा मिलनी चाहिए। हमारी अदालत द्वारा तय की जाएगी, लेकिन आपके अनुसार राजकुमार को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।